ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 3 ऑफ यूनिट 1 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक होगा द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आवर टॉपिक इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहले कंसेप्ट को समझते हैं, टॉपिक को समझते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले। मेडिकल यानी कि मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व होंगे। टर्मिनेशन मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी को। तो मेडिकली प्रेगनेंसी को खत्म कर देने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? एमटीपी। ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है, वॉलंटरी है। ये क्या है? ये वॉलंटरी, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म होने से पहले, 9 मंथ होने से पहले ही अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, अब इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन होता है बेटा जो नेचुरली प्रेगनेंसी टर्मिनेट ना हो करके हम अपनी इच्छा से उसको टर्मिनेट कराते हैं, उसको बोलते हैं अबॉर्शन। इंड्यूस का मतलब खुद से इंड्यूस करवाना, नेचुरली नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस अबॉर्शन। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived प्रेगनेंसी इन अ ईयर। अगर मान लो एक साल में 10,000 विमेन जो है वो कंसीव करती हैं, तो उसमें 2,000 जो विमेन है वो किसके क्या करवाती हो? एमटीपी करा लेती है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं बेटा। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया था 1971 में, 1971 में। और इस पे कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी लगा दी थी ताकि इसका क्या है? मिसयूज ना हो। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate illegal female feticide which are reported to be high in India। अब 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया एमटीपी को, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा ली ताकि इसके मिसयूज ना हो सके। जैसे कि मतलब इनडिस्क्रिमिनेट ना हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। और जो फीमेल फिटिसाइड है, अगर यूट्रस में, कंसीव विमेन की यूट्रस में अगर बेबी गर्ल है तो उसको क्या करते हैं? उसको खत्म करवा देते हैं बेटा तभी। तो ये क्या है? इलीगल माना गया उस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाय एमटीपी। अब बात आती है कि एमटीपी क्यों करवाया गया, क्यों करवाया जाता है। तो देखो इसके कुछ ना लीगल और ये कह सकते हैं कि जेन्युइन कारण। देखो, ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ईदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द कोइटस और रेप्स। एक कंडीशन है जब अपनी इच्छा के अनुसार सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी आ जाती है, प्रेगनेंसी को चाहते नहीं है। ठीक है, तो अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी होगी ही, लेकिन वो कपल क्या है? बेबी चाहता नहीं है, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज कर रहे हैं वो फेल हो गए हैं। इससे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, बहुत सारे मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के, नेचुरल भी बताए, आर्टिफिशियल भी बताए और सर्जिकल मेथड भी बताए थे। ठीक है ना, तो उन केसेस में एमटीपी जो है वो यूज किया जाता है। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। MTP एक कंडीशन में और परफॉर्म किया जाता है बेटा, जिसमें या तो मदर की जान खतरे में है या फीटस की जान खतरे में या फिर दोनों की, उसमें डिसीजन लिया जाता है एमटीपी का। एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले जो 3 महीने होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। उसमें कितने वीक आते हैं बेटा? 12 वीक। 12 वीक के अंदर अगर एमटीपी परफॉर्म की जाए तो वो क्या होती है? सेफ होती है। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि अगले 3 महीने में अगर अबॉर्शन करवाते हैं तो और ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, वन डिस्ट्रीब्यूटिंग
one disturbing trend observed is that a majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. अब क्या है, एमटीपी परफॉर्म तो कराए जा रहे हैं लेकिन इलीगली भी कराए जा रहे हैं, जो कि क्या है, अनसेफ तो है ही लेकिन जानलेवा भी है. अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड. लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी जो प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस की वो समझाई थी. एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है जिसमें कि जो डेवलपिंग फीटस है उसकी कुछ सेल्स आती हैं. उन सेल्स को स्टडी करके उसमें देखा जाता है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन उससे क्या है, जो अनबोर्न चाइल्ड उसके सेक्स का भी पता लग जाता है. तो एमनियोसेंटेसिस को लोगों ने गलत यूज करना शुरू कर दिया. ठीक है, फ्रीक्वेंटली द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल. अगर वो फीमेल मिली तो क्या करवा दिया, एमटीपी करा दिया, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इलीगल काम है. दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल. ठीक है, such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. ये अनहेल्दी ट्रेंड ही है. क्या एमटीपी से गुजरने वाली जो विमेन है जिसने कंसीव किया है, क्या उसकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ रहा? उसकी हेल्थ पे ओब्वियसली असर पड़ रहा है. ठीक है, लेकिन उसको कराना भी जरूरी है. तो यहाँ पे ये बताया गया है, अगर हम अवॉइड करें अनप्रोटेक्टिव क्वार्टर्स की, ठीक है, अगर हम उनको क्या करें, हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, तो ये जो अनहेल्दी ट्रेंड है इसको क्या किया जा सकता है बेटा, रिवर्स किया जा सकता है. तो ये क्या थी बेटा, ये टॉपिक था आपका एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, हम उसको देख लेते हैं. द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 2017 was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, देखो जो एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017, अमेंडमेंट लिखा हुआ है. अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा, जो इससे पहले का एक्ट था उसमें कुछ ऐड करके उसको क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया. उसको बोलते हैं अमेंडमेंट. क्या बोलते हैं बेटा, अमेंडमेंट. अब इसके अंदर क्या है, ये एक्ट आया 2017 में और इसकी क्या इंटेंशन थी, क्या लेकर आया कि जो इलीगल अबॉर्शन है उसको कम किया जा सके. उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके. एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी. मैटरनल मोर्टिलिटी मतलब जो कंसीव वुमेन है उसकी जो डेथ रेट है वो भी कम हो, और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें कि कोई भी एक बीमारी से जो वुमेन है वो सफर कर रही हो या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो इसे ये एक्ट ये कहता है कि कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ गाइडलाइंस दी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो सेफ होता है और अंडर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर. मतलब एक नॉलेजेबल जो है वो डॉक्टर होना चाहिए जो क्या करेगा, एमटीपी करेगा. If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioner must be of the opinion. अगर जो प्रेगनेंसी है 12 वीक से ज्यादा है या फिर 24 वीक से कम है तो उसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी. Formed in the good faith that the required ground exists. The grounds for such termination of pregnancy मतलब क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक गाइडलाइंस है वो देखिए. The continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury, physical or mental health. अब इसमें क्या होता है, अगर
टर्मिनेशन करा रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो वो उसमें बहुत हाई रिस्क है। किसके लाइफ के लिए? प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ के लिए। उसको फिजिकल इंजरी हो सकती है, उसको मेंटली उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड। तो जो बच्चा है उसको भी क्या हो सकता है बेटा? जो बच्चा पैदा होगा या हुआ उसको भी क्या हो सकता है बेटा? फिजिकली उसको भी इंजरी हो सकती है, उसको मेंटल एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, और सीरियसली वो क्या हो सकता है? हैंडीकैप भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब पहले कंसेप्ट को समझो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो फ्लूइड है बेटा उसका क्या होता है? एक्सचेंज होता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो उससे जो इन्फेक्शन होते हैं, उनसे जो बीमारियां होती हैं, उनको बोलते हैं एसटीआई और एसटीडी। एसटीआई स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस and STD stands for sexually transmitted disease. Clear है? देखो, infections or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections or venereal disease or reproductive tract infections. जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो इन्फेक्शन और डिजीज ट्रांसमिट होती है उसको बोलते हैं एसटीआई और वेनरियल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। कौन सी बीमारियां हैं? गोनोरिया, साइफिल्स, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी। ठीक है ना? एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन रिसेंट ईयर दैट इज द एचआईवी लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन एसटीआई। ये जो भी मैंने बीमारियों के नाम लिए सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं बेटा। इनके अंदर एचआईवी इंफेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 7। इसके बारे में हम चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? Now, some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. with infected persons, transfusion of blood, or from an infected mother to the fetus too. जो हेपेटाइटिस बी है और HIV है, ये दूसरे तरीके से भी फैल सकता है। कैसे? अब कोई भी HIV कैरिंग पर्सन है जिसको एड्स है, अगर उस पे जो हमने निडल, इंजेक्शन की निडल जो यूज की है, अगर उसी सेम निडल को किसी हेल्दी पर्सन में हम यूज कर लेंगे तो उसके जो एचआईवी वायरस है हेल्दी पर्सन के अंदर जाने के चांसेस हो जाते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एड्स पेशेंट के ऊपर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, अगर उनको बिना जर्म फ्री किए हुए दूसरे हेल्दी पर्सन में यूज करेंगे तो भी क्या है? एचआईवी वायरस के अंदर जा सकता है। अगर एड्स वाले पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली चला ही जाएगा। अगर मदर इंफेक्टेड है तो फीटस भी क्या हो सकता है? इंफेक्टेड हो सकता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एचआईवी इंफेक्शंस, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इनके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी बीमारी के अलावा? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एचआईवी इंफेक्शंस। इनके अलावा जो भी एसटीडीज हैं, अगर उनको टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए तो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सकता है। ठीक है? अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. in the genital region. इनके शुरुआती सिम्टम क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइटली पेन होता है, स्वेलिंग होती है। कहां होती है? जेनाइटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक। अगर फीमेल इन्फेक्टेड है तो उसमें कोई सिम्टम ना भी आए, and hence may remain undetected for long.
Absence or less significant symptom in early stages of infection and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. कहने का मतलब ये है, अगर सिम्टम बहुत कम है या फिर है ही नहीं, ठीक है, उसका मतलब क्या है, अर्ली स्टेज है इन्फेक्शन की। और कई बार क्या होता है, इसको लेकर एक सोशल स्टिग्मा भी होता है, हिचकिचाती है लेडीज कि वो कैसे अपनी बीमारी के बारे में बताएंगी। इसके कारण जो टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। दिस कुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर, इससे बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जब उसकी लास्ट स्टेज पे वो पहुंच जाती है, जिसके अंदर क्या होती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अगर टाइमली इसको डिटेक्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो इसकी कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विस रीजन में इन्फ्लामेशन हो सकती है, अबॉर्शन हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यूट्रस में मूव नहीं करता, फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। स्टिल बर्थ क्या होता है, व्हेन अ फीटस डाइज आफ्टर द मदर्स 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 सप्ताह हो गए प्रेगनेंसी के, उसके बाद फीटस क्या हो जाता है, मर जाता है यूट्रस के अंदर ही, उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, यूट्रस का कैंसर हो सकता है, सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। So be very careful. STIs are major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. इसीलिए reproductive health care programs run किए जाते हैं। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years. 15 से 24 साल के लोगों में ये जो डिजीज होने की जो आप कह सकते हो वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा हो सकती है इस एज ग्रुप में। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो प्रिवेंशन है वो क्या है, पॉसिबल होता है। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। क्या आपने फॉलो करना है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो अननोन पार्टनर्स के साथ मत करो, क्या पता वो HIV कैरियर हो, या फिर एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ मत करो। दूसरा है ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस, हमेशा कोइटस के टाइम पे कॉन्डोम यूज करो ताकि फ्लूइड एक्सचेंज ना हो पाए। एंड इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. अगर फिर भी आपको डाउट है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो पाए और आप अच्छी तरीके से उसका क्या कर सको, ट्रीटमेंट ले सको। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो वुमेन जो कि कंसीव ही नहीं कर पा रही है, जो कंसीव ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफर्टाइल फीमेल, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो देखो, अ डिस्कशन ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। बिना इनफर्टिलिटी को मेंशन किए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डिस्कशन को इनकम्प्लीट मानते हैं। करेक्ट? इसमें क्या होता है बेटा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके अंदर। फिजिकल रीजन हो सकता है, कॉन्जेनाइटल रीजन हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात में उसमें ये चीज हो कि वो इनफर्टाइल है, इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए आज हमारी मेडिकल साइंस आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। करेक्ट? क्या है? बहुत आगे बढ़ चुकी है बेटा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें इनफर्टाइल कपल्स भी क्या है,
बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, जिसके अंदर एआरटी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा आपको यह समझाना चाहूंगी, इसके बाद हम थ्योरी पार्ट पे आएंगे। एआरटी, एआरटी मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज किसी की असिस्टेंस में, उसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर बहुत सारी स्पेशल टेक्निक्स आती हैं, जिसमें इनफर्टाइल कपल्स के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एआरटीज को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स को पढ़ेंगे। पहली है बेटा हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, आजकल बहुत चलन में है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको आईवीएफ बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है बेटा, जो कंसीविंग होती है वो क्या होती है, यूट्रस के बाहर होती है, यानी कि लैब में होती है, कल्चर डिश में होती है, ठीक है। लेकिन उसके जो आगे का पालन पोषण है वो यूट्रस के अंदर होता है। इस मेथड को आईवीएफ भी बोलते हैं, इस मेथड को आईवीएफ भी बोलते हैं। बहुत सारे आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं आजकल तो, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मोस्ट ऑफ लेडीज में आज के टाइम पे देखे जाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देखो हमारे पास दो टर्म होती है, इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो का मतलब लैब कंडीशन में, इन विवो का मतलब नेचुरल कंडीशन में, हमारी बॉडी में। लेकिन इसमें कहा गया है फर्टिलाइजेशन लैब की कंडीशन में, यानी कि आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, यूट्रस की तरह ही लैब के अंदर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है और मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करवाया जाता है, यानी कि फर्टिलाइज करवाया जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो किसमें बदल जाएगा, एम्ब्रियो में। फिर उस एम्ब्रियो को फीमेल के यूट्रस के अंदर इंप्लांट कर दिया जाता है, फीमेल के यूट्रस के अंदर इंप्लांट किया जाता है। और ये जो एम्ब्रियो है इसमें कितनी ब्लास्टोमियर होनी चाहिए, 8 ब्लास्टोमियर, यानी कि जाइगोट है, जाइगोट से 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी और 4 से कितनी बनी, 8 बनी, यानी कि 1 डिवीजन 2 3 डिवीजन के बाद 8 ब्लास्टोमियर बन जाएंगी, उसको कहेंगे एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे यूट्रस में इंप्लांट करवा दिया जाता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्लियर है। अब क्या होता है, if the embryo is with more than 8 ब्लास्टोमियर, अगर देखो बेटा यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करो, अगर 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको यूट्रस के अंदर नहीं, उसको डाला जाता है बेटा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसको किसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। If the embryo is with more than 8 blastomere, then it is transferred into uterus. फिर इसको कहां किया जाता है बेटा, यूट्रस के अंदर। यहाँ पे बेटा देखो 2 टर्म है, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है, उनकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम थ्योरी पार्ट पे आएंगे इसके बाद। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, क्या बन गया, जाइगोट बन गया अप टू 8 ब्लास्टोमियर। उसको कहां ट्रांसफर किया गया बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। कहां ट्रांसफर किया गया, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया। इसको बोलते हैं बेटा, इस टेक्निक को बोलते हैं बेटा जिफ्ट, इसको बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंफ्रा फैलोपियन ट्रांसफर। समझ में आया, ठीक है। एक टेक्निक होती है बेटा हमारे पास आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर जो एम्ब्रियो है 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का हो गया,
ब्लास्टोमियर से ज्यादा का हो गया तो उसको यूट्रस के अंदर हम इम्प्लांट करा देंगे, ट्रांसफर करा देंगे। दैट्स व्हाई इट इज, इस टेक्निक को बोलेंगे आईयूटी, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको दूसरी फीमेल के यूट्रस में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर दूसरी फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दिया तो उस दूसरी फीमेल को बोलते हैं सरोगेट मदर, सरोगेट मदर। ठीक है, अगर जिस फीमेल से एग लिया है उसी के अंदर हम डालेंगे, ठीक है वो तो, लेकिन किसी दूसरी मदर से एग लिया और किसी दूसरी मदर के अंदर, मतलब एक इस फीमेल से अगर एग लिया है और सेकंड नंबर की फीमेल के अंदर अगर मैं एम्ब्रियो इम्प्लांट कर रही हूं तो सेकंड वाली फीमेल को बोलेंगे सरोगेट मदर। क्या बोलेंगे बेटा, सरोगेट मदर और जेनेटिक मदर। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक आती है बेटा एआईटी। नेक्स्ट टेक्निक आती है एआईटी। एआईटी का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। वो टेक्निक जिसमें क्या होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है। जो नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पाते सीमन को इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाया जाता है। आर्टिफिशियली जो सीमन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। कैसे होता है, where the husband is either unable to inseminate the female or has very low sperm count, या तो इजैकुलेशन के टाइम पे या तो वो इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, या फिर उसका क्या है, लो स्पर्म काउंट है, लो स्पर्म काउंट है। इन दो कंडीशन में एआईटी कराना पड़ता है। इन दिस टेक्निक, और किसके अंदर कराया जाएगा, उस फीमेल के अंदर। तो इस फीमेल में जो मेल है उसके लो स्पर्म काउंट है या फिर वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उस फीमेल के अंदर एआईटी के प्रोसेस से सीमन को जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कराया जाता है। ठीक है, इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड इधर फ्रॉम द हस्बैंड और a healthy donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म आती है आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। टर्म से ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि इंसेमिनेशन कराना है यूट्रस के अंदर। ठीक है, इसके बाद टेक्निक आती है बेटा गिफ्ट। वो वाला गिफ्ट नहीं, GIFT। इसकी फुल फॉर्म होती है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। यानी कि यहां पे किसकी बात हो रही है, गैमेट की बात हो रही है, जिसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कराना है, ट्रांसफर कराना है। This method is used in females who cannot produce ova but can provide stable environment for fertilization। उन फीमेल के अंदर होता है बेटा जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है, तो ओवा किसी दूसरी फीमेल का लेकर के उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन वो फीमेल अगर ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही लेकिन उसके अंदर कैपेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन कराने की। ठीक है, इस टेक्निक में डोनर फीमेल से सर्जिकली ओवम ले लिया जाता है और इसको दूसरी फीमेल के अंदर जो ओवम नहीं बना पा रही है उसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं GIFT। इसके बाद एक टर्म आती है बेटा ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी कि स्पर्म इंजेक्ट कराने हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। यही बता रहा है, नाम ही बता रहा है इसको। In this technique, sperm is directly injected into the ova to form an embryo in the laboratory. This embryo is later transferred by ZIFT or IUT in women। क्या किया जाता है, मेल से स्पर्म ले लिया गया, फीमेल से ओवा, इनकी फर्टिलाइजेशन ही टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है, मतलब ट्यूब में कराई जाती है, लैब कंडीशन में कराई जाती है। इसमें स्पर्म को सीधा ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी।
फर्टिलाइजेशन के बाद या तो एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो, या फिर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाए तो उसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दो, ट्रांसप्लांट नहीं, उसको ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो मैंने सारी आपको टेक्निक्स बता दी हैं। अब हम आते हैं बेटा थ्योरी पार्ट पे। A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. Infertile means they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. यानी कि वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में कोई कंट्रासेप्टिव मेथड भी यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या है, कंसीविंग नहीं हो रही है। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी। फिजिकल हो सकती है, कंजेनाइटल डिजीज कंडीशन हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। इंडिया में फीमेल को हमेशा ब्लेम किया जाता है अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। पर प्रॉब्लम मेल पार्टनर के अंदर भी हो सकती है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट, स्पेशलाइज के यूनिट होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं जिसको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बीमारी को डायग्नोस करने में, उसका करेक्ट ट्रीटमेंट देने में, ताकि ये डिसऑर्डर्स खत्म हो सके और जो कपल्स हैं वो क्या हो सके, बच्चे पैदा कर सके। However, where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special techniques. अगर फिर भी कंसीविंग नहीं हो रही है तो कुछ टेक्निक्स है, स्पेशल टेक्निक्स है इनफर्टिलिटी के लिए, वो यूज की जाती है और उन टेक्निक्स को बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। अब देखो, अब आपको एकदम से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अभी बताया IVF, फैलोपियन फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन कराओ और फिर उसको ट्रांसफर कर दो एम्ब्रियो को। ये एक मेथड है। इस मेथड को पॉपुलरली कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। Ova from the wife or donor female and the sperm from the husband or donor male are collected and are induced to form zygote under simulated condition in the laboratory. The zygote और अर्ली एम्ब्रियोज, जो जाइगोट है उसको अर्ली एम्ब्रियोज भी बोलेंगे। जब कौन सी कंडीशन है, 8 ब्लास्टोमियर की, उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, फेलोपियन ट्यूब में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर का एम्ब्रियो है तो उसको यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देंगे और उसको बोलेंगे IUT मींस इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो का मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर ही, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो हम उन फीमेल का भी क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं कि जो गैमेट प्रोड्यूस कर पा रही है, फ्यूजन करा पा रही है अपनी बॉडी के अंदर, ताकि जो वुमेन कंसीव नहीं कर पा रही है उनके लिए वो बेनिफिशियल हो। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। उसको बोलते हैं गिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। यानी कि एक फीमेल से गैमेट लिया, दूसरे क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन करा के उसको क्या कर दिया, जो फीमेल ओवा नहीं बना पाती उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। फिर नेक्स्ट मैंने अभी आपको टेक्निक बताई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ओवा को लिया फीमेल से, उसके सीधे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या डाल दिया, स्पर्म को डाल दिया, ठीक है, उनकी फर्टिलाइजेशन करा दी। ये दूसरा स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by the artificial insemination technique। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इस टेक्निक में हस्बैंड से या फिर हेल्दी डोनर से आर्टिफिशियली जो सीमर कलेक्ट किया जाता है और फीमेल की वेजाइना या फिर उसके यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है।
Though options are many, all these techniques require extremely high precision, handling by specialized professionals and expensive instrumentation. इसके लिए इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल जो है इस चीज को करते हैं, हैंडल करते हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए ये प्रोसेसेस भी क्या होती है बेटा, एक्सपेंसिव होती है. Therefore, these facilities are presently available only in few very centers in the country. Obviously, their benefits is affordable to only limited number of people. क्योंकि बहुत ज्यादा क्या बेटा एक्सपेंसिव है, तो उसके सेंटर भी कम है, क्योंकि इनको यूज करने वाले जो पीपल हैं वो भी क्या है, लिमिटेड है. Emotional, religious and social factors are also deterrents in the adoption of these methods, since the ultimate aim of all this procedure is to have children. In India, we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. हमारे यहाँ पे बहुत सारे अनाथालय हैं या फिर बच्चों को ऐसे छोड़ दिया गया है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी अच्छे से केयर नहीं होती, ठीक है. Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best method for couple looking for parenthood. मतलब जो कपल पेरेंट बनना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इन बच्चों को लीगली अडॉप्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज आवर चैप्टर. ये हमारा चैप्टर था बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत ही कम टॉपिक है जिसको आपने याद करना है. जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने हैं, वहां से क्वेश्चन बनेगा मेथड. फिर मैंने आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ाया, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ाया. ये 3 जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन्हीं में से क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे बेटा, एमनियोसेंटेसिस से आ सकता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी से आ सकता है, और बेटा जितनी भी फुल फॉर्म मैंने आज तुम्हें कराई है, जैसे कि आपका हो गया क्या होता है ZIFT, इसकी फुल फॉर्म बताओ, क्या होता है IUT, इसकी फुल फॉर्म बताओ, क्या होता है AIT, इसकी फुल फॉर्म बताओ, ठीक है. तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएंगी. और क्या पूछा जाएगा कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा एजेंट कर रहा है. तो एक टेबल बना लेना, उस टेबल के अंदर आप लिखना बीमारियों के नाम और उसके पॉजिटिव एजेंट. तो ये चीज पूछी जाती है. ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जो आपको करने हैं. एनसीईआरटी तो आपको लाइन टू लाइन करनी ही है, हर एक लाइन अच्छे से करनी है फॉर द नीड एस्पायरेंट्स. लेकिन जो अभी सीबीएसई एग्जाम्स देने वाले हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग.